जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th मैथ्स चित्रा प्रकाशन बुक से चैप्टर 1 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। तो आपको रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय पता होना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि रिक्त समुच्चय क्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या मझले कोष्ठक से दर्शाते हैं। या तो आप इसे फाई से दर्शा दीजिए या जो है दो मझले कोष्ठक बना दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है a बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4, फिर उसके आगे लिखा है x एक विषम संख्या है। देखिए उदाहरण है समुच्चय a बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 और x एक विषम संख्या है। जब हम x स्क्वायर बराबर 4 को हल करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, एक बार प्लस का 2 मिलेगा और एक बार मिलेगा माइनस का 2। लेकिन इसमें लिखा है x एक विषम संख्या है तो ये जो समुच्चय होगा ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो a बराबर हमें मिलेगा 5, या आप ऐसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि a बराबर, या तो आप मझले कोष्ठक बना दीजिए। तो फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय भी दिया है x सच दैट x माइनस 4 बराबर 6। अब इसे हम जब हल करेंगे तो यहां पर x का मान हमें 10 मिलेगा। आपको मिलेगा x माइनस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 4, तो x बराबर आपको जो है 10 प्राप्त हो जाएगा। तो b बराबर हमें मिलेगा 10। अब जो ये समुच्चय दिया है इसमें केवल एक अवयव है और वो है 10। तो जो ऐसे समुच्चय होते हैं एकल समुच्चय कहलाते हैं। तो आई होप आप रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। तो यहाँ पर पार्ट ए दिया है जिसमें समुच्चय ए बराबर है x सच दैट x एक सम संख्या है तथा x स्क्वायर बराबर 9। जब आप x स्क्वायर बराबर 9 को हल करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर प्लस माइनस 3, एक बार प्लस का 3 आएगा और एक बार माइनस 3 आएगा। अब जो 3 है ये एक विषम संख्या है और यहाँ पे लिखा है x एक सम संख्या है। तो जो ये समुच्चय होगा ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो a बराबर आप जो है ऐसे मझले कोष्ठक बना दीजिए, या तो मझले कोष्ठक बना दो या तो 5 बना दीजिए। इसके बाद पार्ट बी दिया है जिसमें समुच्चय b बराबर है, उसमें लिखा है दिल्ली। अब यहाँ पर जो मझले कोष्ठक है इसके अंदर केवल एक ही अवयव लिखा है और वो है दिल्ली। तो ये जो है आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर b एकल समुच्चय है। इसके बाद जो है इसका पार्ट सी दिया है जिसमें समुच्चय सी बराबर x सच दैट x प्लस 5 बराबर 5। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 5 माइनस 5, x बराबर 0। तो यहां पर जो है c बराबर आपको मिलेगा 0। तो ये जो होगा ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा क्योंकि मझले कोष्ठक के अंदर एक अवयव उपस्थित है और वो है 0। तो जो ये c होगा ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे एकल समुच्चय। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है जिसमें समुच्चय डी बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 9 तथा 3x बराबर 5।
जब आप एक्स स्क्वायर बराबर 9 को हल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बराबर एक बार प्लस का 3 मिलेगा और एक बार माइनस का 3 मिलेगा। जब आप 3x बराबर 5 को हल करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 5 और बटे में 3। तो यहां पर जो है ये जो है मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो x का मान 3 और -3 आ रहा है और यहां पर आ रहा है 5 बटे 3। तो जो ये समुच्चय होगा ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे d बराबर 5। इसके बाद पार्ट ई दिया है जिसमें समुच्चय ई बराबर लिखा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x इज लेस देन -3। मतलब जो x का मान है -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा जैसे x बराबर -4, -5, -6, -7 ऐसे जो है माइनस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और लेकिन यहाँ पे तो लिखा है x एक धन पूर्णांक है और लेकिन x के जो हमें मान मिल रहे हैं वो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं। तो जो ये समुच्चय होगा ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो E बराबर मिलेगा हमें 5। जो समुच्चय E है ये रिक्त समुच्चय है। तो आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमित समुच्चय कौन से होते हैं और अपरिमित समुच्चय कौन से होते हैं। तो परिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो ये जो समुच्चय ए है ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें जो टोटल अवयवों की संख्या है वो 4 है। तो हमें पता है कि समुच्चय ए में टोटल 4 अवयव हैं। तो ये जो होगा ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए अगर कोई समुच्चय है वो या तो परिमित होगा या तो अपरिमित होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय b बराबर दिया है, लिखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। हमने यहां पर उदाहरण लिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। तो जो समुच्चय b हो जाएगा ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा क्योंकि जो इसमें अवयवों की संख्या होगी वो अनंत होगी। तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय बताइए, जिसका पार्ट ए दिया है समुच्चय ए बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब जो x है वो प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद और x माइनस 1, x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x के मानों को निकालना है। तो पहले हम करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, फिर उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 मिलेगा, फिर x बराबर 2 मिलेगा। तो x के हमें 2 मान मिले हैं, एक तो 1 आया है और x का मान 2 आया है। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2। तो जो समुच्चय ए है इसमें टोटल 2 अवयव हैं, एक है और दूसरा 2 है। तो ये जो होगा ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे हम परिमित समुच्चय। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है जिसमें समुच्चय बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। अब लिखा है कि x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस 2, x बराबर प्लस 2 और एक बार माइनस 2। तो b बराबर हो जाएगा 2, -2। अब जो समुच्चय b है इसमें टोटल 2 अवयव हैं। तो समुच्चय b में अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। तो जो समुच्चय हो जाएगा ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर परिमित
समुच्चय। फिर उसके बाद इसका पार्ट सी दिया है जिसमें समुच्चय सी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 हो गया, 13, 17, 19 ऐसे जो है तो अनंत संख्या होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये अनंत होती हैं। तो ये जो समुच्चय हो जाएगा ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। फिर उसके बाद इसका पार्ट डी दिया है जिसमें समुच्चय डी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। यहां पर हमें x का मान मिला है 1/2, तो d बराबर इसमें अवयव होगा 1/2। तो जो समुच्चय d है उसमें केवल एक ही अवयव दिख रहा है, तो जो अवयवों की संख्या है इसमें वो निश्चित है। तो जो समुच्चय होगा ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट ई दिया है जिसमें समुच्चय ई बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x विषम है। देखिए विषम संख्याओं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, जिस शुरू होती हैं 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे अनंत तक जाएंगी। तो जो समुच्चय ई होगा ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आई होप आप दूसरे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए, जिसका पार्ट ए दिया है जिसमें समुच्चय ए बराबर है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर हमें मिलेगा प्लस माइनस 4, एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 कामा माइनस 4। तो जो समुच्चय ए है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, तो ये जो होगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे परिमित समुच्चय। फिर इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है जिसमें समुच्चय बी बराबर है x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक अनंत होते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी आ जाएगा, सभी धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, तो पूर्णांकों की संख्या जो है अनंत है। तो जो बी हो जाएगा ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो बी जो होगा ये अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद पार्ट सी दिया है जिसमें समुच्चय डी बराबर दिया है x सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 100। x एक धन पूर्णांक है। अब यहां पर इक्वल का चिन्ह लगा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 1 भी शामिल है और 100 भी शामिल है। तो जो 1 और 100 है इसके बीच में जो धन पूर्णांक आएंगे उनकी संख्या निश्चित है। तो यहां पर जो है हम लिख देंगे d बराबर 1, 2, 3, 4 और लास्ट जाएगा 100 तक, यहां पर जो है 100 लिख देंगे। तो धन पूर्णांकों की संख्या निश्चित है, तो आपको 1 से 100 तक जो है पूर्णांक लिख देना है। तो जो ये समुच्चय होगा ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। लिख देंगे हम परिमित समुच्चय है। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है जिसमें समुच्चय ई बराबर है x सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 100। x एक वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जाती हैं, लेकिन 1
और 100 के बीच में जो होगी वो अनंत वास्तविक संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इसमें दशमलव वाली भी संख्याएं आ जाएंगी। तो जो ये समुच्चय होगा ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनंत होगी, इसीलिए ये अपरिमित समुच्चय है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, समुच्चय x सच दैट 3x² माइनस 12x इक्वल 0 को ज्ञात कीजिए यदि x बिलोंग्स टू c, जहां c बराबर z सच दैट z बराबर a प्लस आयोटा b और b नॉट इक्वल 0 a कामा b बिलोंग्स टू r। जो a और b है ये वास्तविक संख्या है, और जो c है इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। यहां पे लिखा है 3x² माइनस 12x बराबर 0, 3x² माइनस 12x बराबर 0। यहां पर 3x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा अंदर x माइनस 4 बराबर 0। एक बार करेंगे 3x बराबर 0 तो हमें x बराबर 0 मिलेगा। फिर उसके बाद करेंगे हम x माइनस 4 बराबर 0 तो हमें x का मान जो मिलेगा 4 मिलेगा। तो x के हमें दो मान मिले, यहां पर मिला है 0, फिर मिला है 4। देखिए जो 0 है ये भी वास्तविक संख्या है और जो 4 है ये भी वास्तविक संख्या है। तो लिख देंगे हम x बिलोंग्स टू r, क्योंकि जो 0 है वो भी एक वास्तविक संख्या है और जो 4 है वो भी वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू c, मतलब जो x है ये एक सम्मिश्र संख्या है। तो x तो मिल रहा है जो हमें, ये तो वास्तविक संख्या है, सम्मिश्र संख्या है ही नहीं। तो जो ये समुच्चय हो जाएगा, अगर हम इसे a मान लेते हैं तो a बराबर हमें मिलेगा 5। तो प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए x बिलोंग्स टू r सच दैट x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट कर लेंगे। तो समीकरण है x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 और इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिखेंगे यहां पर हम कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब इसके बाद हम a, b और c के मानों को निकाल लेंगे। तो x² का जो गुणांक होगा वही a का मान हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम a बराबर 1 और b बराबर 2, c अचर ये भी 2 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे हम विविध कर। देखिए विविध कर d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मतलब 4 और a का मान 1 है, 1 गुणे c का मान 2 है बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 4 गुणे 2 8। तो d का मान मिलेगा हमें -4। d बराबर -4 हमें मिल चुका है। अब जो d का मान आया है ये ऋणात्मक है, अर्थात हम लिख सकते हैं d इज लेस देन 0। जब विविधकर ऋणात्मक होता है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये आपको लिख देना है कि समीकरण का जो है कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अगर वास्तविक मूल नहीं है तो x बिलोंग्स टू r सच दैट x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, ये बराबर हो जाएगा
फाई के, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x है ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन जब हमने इसे हल किया तो विविधकर जो आया वो ऋणात्मक आ गया। जब विविधकर ऋणात्मक हो जाता है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता है, इसीलिए ये जो समुच्चय है ये फाई के बराबर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। जबकि x एक वास्तविक संख्या है तो आपको रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय पता होना चाहिए। हमने आपको परिभाषा में बताया था, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, जिसे फाई या मझले कोष्ठक से दर्शाते हैं। और एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जिसका पार्ट ए दिया है, x सच दैट x प्लस 4 बराबर 6। अब यहां पर जो है हम x का मान निकालेंगे पहले, तो x बराबर हमें मिलेगा 6 माइनस 4, मतलब x बराबर हमें 2 मिल रहा है। अगर इस समुच्चय को हम a से दर्शा दें तो कैपिटल A बराबर हमें मिलेगा केवल 2। अब जो समुच्चय A है इसमें केवल एक ही अवयव दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एकल समुच्चय है। तो यहां पे लिख देंगे एकल समुच्चय। फिर इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करना है और x के मानों को निकालना है। तो पहले हम नोट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 कर देंगे। फिर उसके बाद जो है इसके गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0 कर देंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, फिर उसके बाद माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर x माइनस 4 बराबर 0। एक बार मिलेगा x माइनस 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 4। तो हल करने पर आपको मिलेगा x बराबर 4 और यहां पर भी x बराबर 4, तो x का मान आ रहा है 4। अगर इस समुच्चय को हम b मान लें तो उसमें केवल एक ही अवयव आएगा, वो होगा 4। तो यहां पे नोट कर रहे हैं हम b बराबर उसमें अवयव उपस्थित होगा 4। अब जो ये पार्ट बी है, जो समुच्चय होगा ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम एकल समुच्चय। तो जो बी होगा ये भी आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका पार्ट सी दिया है कि x सच दैट x इज लेस देन x। कोई भी संख्या होती है जो वो सदैव स्वयं के बराबर होती है। जैसे 2 है 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, x x के बराबर होगा, ना कि x x से छोटा होगा। अब यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन x। कोई भी संख्या स्वयं से छोटी कभी भी नहीं हो सकती है। तो जो समुच्चय हो जाएगा ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर इसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं तो C बराबर हमें मिलेगा रिक्त समुच्चय, मतलब मझला कोष्ठक, इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो लिख देंगे यहां पर हम रिक्त समुच्चय। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है, x सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले यहां पर हम x के मान निकालेंगे तो मिलेगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 करने पर 3x स्क्वायर बराबर माइनस 2, x स्क्वायर बराबर माइनस 2 और बटे में 3। दैट इंप्लाइज अगर हम x का मान निकालेंगे तो मिलेगा हमें रूट माइनस 2 बटे में 3। अब यहां पर हमें मिल रहा है रूट के अंदर माइनस 2 बटे 3। अब जो रूट माइनस 2 बटे 3 है ये एक काल्पनिक संख्या है और प्रश्न में कह रहा था कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से। यहाँ पे लिखा है x एक वास्तविक संख्या है। जब हमने इस समीकरण को हल किया तो हमें जो x का मान मिला है वो काल्पनिक संख्या आया है। तो ये जो समुच्चय हो जाएगा ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर इसे हम d से दर्शा दें तो d बराबर हमें मिलेगा रिक्त समुच्चय। या तो आप मझले कोष्ठक से दर्शा दीजिए या तो आप इसे फाई से दर्शा दीजिए। इसे हम फाई से भी दर्शा सकते हैं, या d बराबर फाई। तो प्रश्न नंबर 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक में ज्ञात कीजिए
कि a इक्वल बी अथवा a नॉट इक्वल बी। देखिए a बराबर b तभी होगा जब समुच्चय a में जो भी अवयव उपस्थित होंगे वही अवयव समुच्चय b में दिखने चाहिए। तो पार्ट a दिया है जिसमें समुच्चय a बराबर है 3, 5, 7 और b के अवयव हैं 7, 3, 5। अब यहां पर समुच्चय a में 3 है, समुच्चय b में भी 3 है, समुच्चय a में 5 है, समुच्चय b में भी 5 है, समुच्चय a में 7 है और समुच्चय b में भी 7 है। मतलब जो अवयव समुच्चय a में उपस्थित हैं वही अवयव समुच्चय b में भी उपस्थित हैं। तो a बराबर b हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है जिसमें समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2, 3 और समुच्चय बी के अवयव है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। तो समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो समुच्चय बी में अवयव उपस्थित नहीं है, तो ए नॉट इक्वल बी हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट सी दिया है जिसमें समुच्चय ए बराबर लिखा है x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 तथा समुच्चय b बराबर x सच दैट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को हल करना है, इधर भी इस समीकरण को हल करना है, फिर उसके बाद आपको x के मानों को निकालना है, फिर जो मूल आएंगे वही जो हम समुच्चय ए में लिख देंगे। तो पहले नोट कर लेंगे जो समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर इन दोनों में जो है 2x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहां पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। अब यहां पर जो है हम x के मानों को निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आपको मिलेगा 2 और यहां पर आपको मिलेगा x बराबर 1/2। तो समुच्चय ए में दो अवयव उपस्थित हैं, एक हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 1/2। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2, 1/2। फिर उसके बाद समुच्चय बी दिया है x सच दैट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो पहले इसे नोट कर लेंगे हम 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अब इसके कर देंगे हम गुणनखंड। तो पहले x कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद अब अंदर जो भी लिखा है उसके हम गुणनखंड कर देंगे। तो x जो है ये चलता रहेगा बाहर, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 और यहां पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। फिर उसके बाद अंदर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा अंदर x माइनस 2 इक्वल 0। x एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर जो हम x के मानों को निकालेंगे तो x के यहां पर आपको 3 मान मिलेंगे। एक तो मिलेगा x बराबर 0, x बराबर 0 मिला है। फिर उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपको 2 मिल जाएगा जैसे यहां पर हमें मिला था, x बराबर 2 मिलेगा। फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, फिर 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 आपको मिल जाएगा, x बराबर 1/2। तो समुच्चय b के जो अवयव होंगे वे हो जाएंगे 0, 2, 1/2। यहां पे लिख देंगे हम b बराबर 0, 2, 1/2। अब जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे समुच्चय ए में 2 दिया है, समुच्चय बी में भी 2 दिया है, समुच्चय ए में 1/2 दिया है, समुच्चय बी में भी 1/2 दिया है, समुच्चय बी में 0 है लेकिन समुच्चय ए में 0 नहीं दिख रहा है तो ए नॉट इक्वल बी हो जाएगा। तो लिख देंगे यहां पर हम ए नॉट इक्वल बी। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है, क्या x सच दैट x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 x बिलोंग्स टू n, मतलब जो x है एक प्राकृतिक संख्या है, बराबर फाई सत्य है, n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम यहां पर
एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 को हल करके एक्स का मान प्राप्त करेंगे। अब लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, पहले इसे नोट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब बराबर मिलेगा हमें -1, फिर उसके बाद निकालेंगे हम x का मान, तो x बराबर अब 3 है, जब उधर भेजेंगे इसको तो घात 1/3 हो जाएगी, तो x बराबर -1 की घात 1/3। अब जो -1 है इसे हम लिख सकते हैं -1 की घात 3। जब आप -1 की घात 3 का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 की घात 3 और पूरे की होल घात 1/3। तो 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा -1। जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा आपको -1। अब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत सभी जो है धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन हमें x का मान -1 मिल रहा है। अब जो -1 है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जो ये समुच्चय है 5 बराबर जो दिया है ये सत्य है, तो यहां पर लिख देंगे आंसर में हम सत्य है। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है, यदि समुच्चय a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 3, तथा b बराबर y सच दैट 3y इक्वल 9, 2y इक्वल 2, y -1 इक्वल 1। अब यहां पर जो है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3 का मतलब हुआ कि इसमें 1 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा, और 1 और 3 के बीच में जो भी प्राकृतिक संख्या है वो भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम समुच्चय a को जो है रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो a बराबर हमें मिलेगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा है, इसमें 1 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, और 1 और 3 के बीच में जो 2 आता है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके बाद समुच्चय b में है लिखा है y सच दैट 3y इक्वल 9। तो पहले y का मान निकालेंगे, 3y बराबर 9, y बराबर 9/3, आपको मिलेगा y बराबर यहाँ पर 3। फिर इसके बाद हम हल करेंगे 2y बराबर 2 को, तो y बराबर 2/2, y बराबर मिल जाएगा हमें 1। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है y -1 बराबर 1, तो आपको मिलेगा यहाँ पर y बराबर 2। तो y के हमें 3 मान मिले हैं, एक आया 3, फिर 1, फिर 2। अब यहाँ पर जो समुच्चय b है इसे भी नोट कर लेंगे रोस्टर रूप में, इसके भी अवयव है 1 2 3। अब समुच्चय a के अवयव हैं 1 2 3 और समुच्चय b के अवयव हैं 1 2 3, तो जो अब इसमें अवयव होंगे वो समान हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर b, तो a बराबर b जो है ये सत्य है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है, दिखाइए कि शब्द कैटारेक्ट के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो कैटारेक्ट के अक्षरों का समुच्चय इसे हम कैपिटल A से दर्शा देंगे, और ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय इसे कैपिटल B से दर्शा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम a बराबर, अब यहां पर c है तो पहले c लिखेंगे, फिर कामा, उसके बाद a लिख लेंगे, फिर t लिख लेंगे। अब इसके बाद a आया है, इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी अब समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो c हो गया और a भी हो गया, t भी हो गया, फिर उसके बाद लिख लेंगे हम r। इसके बाद समुच्चय b बराबर, यहां पर पहले t आया है तो पहले t लिख लेंगे, फिर उसके बाद r है, फिर a है, फिर c है, और t को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने t को पहले ही लिख लिया है। अब जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, समुच्चय a में c है, समुच्चय b में भी c है, समुच्चय a में a उपस्थित है और समुच्चय b में भी a उपस्थित है, समुच्चय a में t है, समुच्चय b में भी t है, समुच्चय a में r है, समुच्चय b में भी r है। जो अवयव समुच्चय a में उपस्थित है वही अवयव समुच्चय b में उपस्थित है।
तो हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए और बी है समान है। तो ए बराबर बी, मतलब समुच्चय ए और बी जो होंगे वो समान हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए समतुल्य समुच्चय कौन से होते हैं। यदि दो समुच्चय दिए हैं ए और बी, जितने अवयव समुच्चय ए में हैं उतने ही अवयव अगर समुच्चय बी में हैं तो समुच्चय ए समतुल्य हो जाएगा समुच्चय बी के, अर्थात Na बराबर Nb होना चाहिए। जितने समुच्चय ए में अवयव हों उतने ही समुच्चय बी में अवयव होने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और समुच्चय बी है 5 6 7। अब समुच्चय ए में टोटल 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में भी टोटल 3 अवयव हैं, तो समुच्चय ए समतुल्य हो जाएगा समुच्चय बी के। तो इसे हम लिख सकते हैं ए समतुल्य बी, ये जो है समतुल्य का चिन्ह होता है। और आपको पता होना चाहिए कि समान समुच्चय कौन से होते हैं। यदि समुच्चय ए में जो भी अवयव उपस्थित हैं वही अवयव समुच्चय बी में भी उपस्थित हैं, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पर है पहला समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव है 1 2 3, समुच्चय बी दिया है जिसके अवयव है टी पी क्यू आर एस, समुच्चय सी है जिसके अवयव है ए बी एक्स और डी के अवयव है ए ई आई ओ यू। समुच्चय ए में टोटल अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में टोटल अवयवों की संख्या 5 है, समुच्चय सी में टोटल अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय डी में टोटल अवयवों की संख्या 5 है। तो Na बराबर हो जाएगा Nc। तो हम लिख सकते हैं कि A समतुल्य हो जाएगा C के। इसके बाद समुच्चय B में टोटल अवयव 5 हैं और समुच्चय D में भी टोटल अवयव 5 हैं, तो B समतुल्य हो जाएगा D के। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चय तथा समतुल्य समुच्चय छांटिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समान समुच्चय कौन से होते हैं। तो A बराबर, इसमें अवयव है 0 A, तो 0 A और यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है। फिर उसके बाद समुच्चय B के अवयव हैं 1 2 3 4। इसके बाद जब आप B और D को ध्यान से देखेंगे, समुच्चय B में जो अवयव हैं वही समुच्चय D में अवयव उपस्थित हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि B बराबर D। फिर उसके बाद और आपको देखना है, अब जैसे यहाँ पर C में अवयव है 4 8 12 और F में अवयव है 8 4 12, जो अवयव C में उपस्थित हैं वही अवयव F में उपस्थित है, तो हम लिख सकते हैं कि C बराबर F। और जो है समान समुच्चय कहीं पर हमें नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है समतुल्य समुच्चय। अब जैसे यहाँ पर जो है समुच्चय A में टोटल 2 अवयव हैं और समुच्चय जो E है आपका उसमें भी टोटल 2 अवयव हैं, और उसके बाद जो है समुच्चय जो H है उसमें भी टोटल 2 अवयव हैं। तो हम लिख सकते हैं कि A समतुल्य E समतुल्य H, मतलब A E H में अवयवों की संख्या समान है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, अब जैसे यहाँ पर समुच्चय B है इसमें टोटल 4 अवयव हैं, समुच्चय जो D है इसमें भी टोटल 4 अवयव हैं और जो समुच्चय G है उसमें भी टोटल 4 अवयव हैं। तो हम लिख सकते हैं कि B समतुल्य D समतुल्य G। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे और कौन कौन से समतुल्य समुच्चय हैं। अब यहाँ पर जो समुच्चय C है इसमें टोटल 3 अवयव हैं और जो समुच्चय F है इसमें टोटल 3 अवयव हैं, तो C समतुल्य हो जाएगा F के। C समतुल्य F, क्योंकि जितने समुच्चय C में अवयव हैं उतने ही समुच्चय F में अवयव हैं। तो आई होप आप प्रश्न नंबर 10 और 11 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय विसंगीत हैं। विसंगीत का मतलब होता है असंयुक्त, मतलब जैसे समुच्चय ए दिया है और समुच्चय बी दिया है, अगर समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है तो ए और बी विसंगीत जो है समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे समुच्चय ए के अवयव हैं 2 3, तो क्या 2
समुच्चय बी में कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या समुच्चय ए में जो 3 है बी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ए और बी विसंगीत समुच्चय हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए और बी विसंगीत समुच्चय हैं। इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो ए होगा ये किसके विसंगीत होगा। तो ए डी के विसंगीत हो जाएगा, मतलब जो समुच्चय ए और डी हैं ये विसंगीत हैं, क्योंकि समुच्चय ए में 2 दिया है, समुच्चय डी में 2 नहीं दिया है। समुच्चय ए में 3 दिया है, समुच्चय डी में 3 नहीं दिया है। तो हम लिख देंगे कि ए और डी विसंगीत समुच्चय है। अब हम यहां पर जांच करेंगे कि क्या बी और सी विसंगीत हैं कि नहीं है। अब समुच्चय बी में 4 दिया है, समुच्चय सी में 4 नहीं दिया है, समुच्चय बी में 5 दिया है और समुच्चय सी में भी 5 दिया है। तो समुच्चय बी और सी में जो उभयनिष्ठ अवयव होगा वो 5 हो जाएगा। तो ये जो समुच्चय बी और सी है ये विसंगीत नहीं है। तो विसंगीत होने के लिए समुच्चय ए और बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तभी जो 2 समुच्चय होंगे विसंगीत कहलाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 दिया है, क्या समुच्चय 5, फिर उसके बाद समुच्चय दिया है जिसका अवयव है 0 तथा फिर समुच्चय दिया है जिसका एक अवयव है 5 समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो 5 होता है ये तो रिक्त समुच्चय होता है, मतलब इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। अब जो ये समुच्चय है जिसमें अवयव है 0 ये आपका एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय। फिर उसके बाद ये जो 5 लिखा है ये भी एकल समुच्चय है। अब समान समुच्चय होने के लिए जैसे ए और बी हैं, ए के अवयव है 1 2 3 और बी के अवयव हैं 5 6 7, मतलब जो अवयव ए में है वही अवयव अगर बी में हो तो जो समुच्चय होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 और समुच्चय बी में अवयव है 5 6 7, तो जो ये समुच्चय है समान समुच्चय नहीं है। अब यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर भी 0 हो जाता तो ये दोनों समान हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 5 0 तथा 5 जो समुच्चय है समान नहीं है। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।